वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो मॉर्निंग क्लास है वो ऑनलाइन और क्वेश्चंस की ही रहेगी, तो इसी में याद रखिएगा, इसी सीरीज़ को हम बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए, जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है, अगर आप डेली एग्रीकल्चर की क्लासेस लेना चाहते हो, मॉडल पेपर सोल्व करना चाहते हो सुपरवाइजर के, तो याद रखिएगा सुबह आपकी ऑनलाइन और क्वेश्चन की क्लास लगेगी और शाम को आपका मॉडल पेपर रहेगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का बेल आइकन मतलब घंटे को ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी हमारी क्लास लगे तो आपको नोटिस साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो सबसे अधिक जलमांग होती है वो किसकी होती है, याद रखिए गन्ने की होती है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट कन्फ्यूज़न होता है ये होता है धान और गन्ने में। तो याद रखिए, अगर धान और गन्ना दोनों अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में याद रखिए सबसे ज़्यादा होती है गन्ने की। मतलब इसको याद रखिएगा ऐसे, आप किस टाइप में याद रखोगे कि गन्ना है, ठीक है, गन्ना और धान, मतलब गन्ना से धान से अलग किसकी होती है, सबसे अधिक किसकी होती है, हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट, हाईएस्ट जल मांग, तो ये होती है गन्ने की। अगर आपको गन्ना ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, याद रखिएगा धान ही आपका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको राइट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि पौधे की कौन सी अवस्था बिल्कुल पानी नहीं मिलता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिस पर पौधों को बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता है। तो याद रखिए ऐसी दो अवस्था होती है, एक होती है स्थायी म्लानी बिंदु, क्या होती है, एक होती है स्थायी म्लान बिंदु और एक होती है अस्थायी म्लान बिंदु। तो स्थायी का मतलब है, याद रखिएगा कि बिल्कुल 100% उसको पानी प्राप्त ही नहीं होगा, मतलब वो बिल्कुल ही पानी को प्राप्त नहीं कर सकता, वो स्थिति है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, स्थायी म्लानी बिंदु। लेकिन अस्थायी का मतलब है कि याद रखिए कुछ समय के लिए, जैसे कि मान लीजिए ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर पानी या फिर जो सिंचाई की जाती है वो केवल वर्षा के माध्यम से ही की जाती है। अगर वहाँ पर बरसात नहीं होगी तो पौधों को प्राप्त नहीं होगा पानी। लेकिन जैसे ही बरसात आती है तो क्या हो जाएंगे, पौधे जो मुरझाए हुए हैं, अगर पानी, याद रखिएगा पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, मुरझा जाएंगे। अगर मुरझा गए हैं लेकिन अगर बारिश हो गई है कुछ टाइम में तो वापस वो खिल जाते हैं। तो ऐसी जो अवस्था होती है उसे बोला जाता है अस्थायी म्लानी बिंदु। स्थायी में याद रखिए ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार अगर पौधा सूख गया तो वो सूख गया। स्थायी म्लानी बिंदु उसे कहते हैं, लेकिन अगर वो पुनर्जीवित हो रहा है तो उसे बोलते हैं अस्थायी परमानेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि जिप्सम ब्लॉक किस काम आता है। तो याद रखिए जिप्सम ब्लॉक का जो प्रयोग किया जाता है ये वाटर टेंशन, या फिर आप मान सकते हो कि मृदा का जल तनाव नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, जिप्सम ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि गेहूं बोने के लिए कौन सी मृदा की सिंचाई की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो वो होती है बलुई रेतीली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे धान की फसल को कितनी सिंचाई की आवश्यकता होगी, 8 सिंचाई की आवश्यकता होती है नॉर्मली देखी जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि तंबाकू का उद्गम स्थान, ठीक है, तो तंबाकू का क्या होता है बताइए, अमेरिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वह अवस्था जब पौधे को 100% पानी प्राप्त होता है। याद रखिएगा इसका बिल्कुल विपरीत है कि जब 100% पानी नहीं प्राप्त होता है तो वो होती है स्थायी म्लानी बिंदु, लेकिन जब पौधों को प्राप्त हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी हम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गेहूं और जौ में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। तो वो होती है, याद रखिएगा, क्यारी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जब पौधों को जल प्राप्त होता है तो उसी को बोला जाता है फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता। अगर हम बात करेंगे धान की जलमांग कितनी होती है, तो धान की जलमांग होती है, याद रखिएगा, 113 मतलब 130 से 160 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर में पूछे तो आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा 1300 से 1600 mm। ठीक है, ये तो क्या है मिलीमीटर में है, लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में पूछेगा तो आपको क्या बताना है, 130 से 160 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में याद रखिएगा और मिलीमीटर में याद रखिएगा, दोनों में से आपको कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि गेहूं में प्रथम सिंचाई है ये कब की जाती है या फिर कितने दिनों बाद की जाती है। तो याद रखिए इसके लिए जो आवश्यक दिन रखे गए हैं वो है 21 से 25। मतलब आपने देखा होगा, याद रखिएगा कि गन्ने में गेहूं में जो प्रथम सिंचाई की जाती है वो की जाती है CRI स्टेज पर, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर, जो कि आती है 21 दिन बाद में। बुआई करने के 21 दिन बाद में गेहूं में CRI अवस्था आती है, क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था आती है, जिसकी खोज BL भारद्वाज के द्वारा की गई थी। तो वही याद रखिएगा गेहूँ की क्रांतिक अवस्था है जब उसको सिंचाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि सरसों में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तो सरसों में याद रखिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है जब इसमें फ्लावरिंग आती है, मतलब इसमें जब फ्लावर्स लगते हैं तभी ये
क्रांतिक अवस्था मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि रबी की किस फसल में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिए जो रबी की फसल है वो तारा मीरा, तो इसमें सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कुंड विधि में पानी की कितनी बचत हो जाती है। तो कुंड विधि का यहाँ पर मतलब है याद रखिए फरो मेथड। जो फरो मेथड है जिसमें मुख्यतः वो कंद वाली फसलें ली जाती है, ठीक है। फरो मेथड के जरिए जिसमें बुआई की जाती है वो होती है ट्यूबर वाली फसलें, कंद वाली फसलें। तो उनमें यहाँ पर आपको पूछा गया कि उसमें पानी की मात्रा कितनी बचत होती है। वैसे ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन याद रखिए 20% उसमें पानी बचत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर शुष्क खेती की जाती है। तो याद रखिए 65 से 70% एरिया ऐसा है राजस्थान का जहाँ पर केवल याद रखिएगा ड्राई फार्मिंग की जाती है, शुष्क खेती की जाती है। और वे क्षेत्र जहाँ पर याद रखिएगा बरसात कम होती है, उन्हीं क्षेत्रों में शुष्क खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि खरीफ की किस फसल में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पूछा गया खरीफ। तो खरीफ में याद रखिए धान आएगा, और धान में याद रखिए आपको पता है अगर गन्ना आता है तो गन्ना याद रखिए रबी की फसल है, लेकिन खरीफ की फसल धान है, ठीक है। खरीफ की फसल धान है जबकि गन्ना एक रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कुंड विधि से सिंचाई किस फसल में करते हैं। तो याद रखिए फरो का अभी हमने बात की थी। तो फरो मेथड का प्रयोग एक कंद वाली फसल है, मतलब आलू है, और एक गन्ना है। तो याद रखिए गन्ने के लिए भी याद रखिए कुंड विधि को सबसे उपयुक्त माना गया है। क्यों? क्योंकि याद रखिए गन्ने में गिरने की समस्या होती है, ठीक है। तो गिरने नहीं देना हमें गन्ने को, तो उसके लिए हम जिस मेथड का प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है? फरो मेथड, कुंड विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया कि सिंचाई मांग को प्रदर्शित किया जाता है। तो सिंचाई मांग को जो प्रदर्शित किया जाता है वो किया जाता है जल मांग, प्रभावी वर्षा और संग्रहित नमी। मतलब इसका अगर आपको पूछा जाता है कि सिंचाई मांग का फॉर्मूला बताइए, तो आप बता सकते हो जल मांग में से घटा दीजिए प्रभावी वर्षा और संग्रहित नमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया कि बाजरा और ज्वार में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तो इसमें भी याद रखिए फ्लोवरिंग टाइम। अब यहाँ पर याद रखिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि मृदा सतह अथवा अधो सतह से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है। तो याद रखिए खेत में भरे हुए अतिरिक्त पानी को खेत से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सामान्यतः सिंचित क्षेत्र में मक्का को कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो मक्का को आपने देखा होगा लगभग 5 या फिर 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। नहरी क्षेत्रों में जल निकास के लिए सर्वोत्तम नालियाँ कौन सी होती है? तो वो होती है कटआउट नालियाँ। जो नहरी क्षेत्र है वहाँ पर पानी की समस्या बनी रहती है, इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा ऐसा छोटी छोटी नालियाँ बना दी जाती है, और इन छोटी छोटी नालियों को ही क्या बोला जाता है? कटआउट नालियाँ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि खरपतवारों को नए क्षेत्रों में वितरण और विस्तार क्या कहलाता है। अब यहाँ पर याद रखिए ये टर्म किसके लिए यूज़ होती है उसको आपको समझना है कि खरपतवारों को नए क्षेत्रों में वितरण व विस्तार क्या कहलाता है। तो इसे बोला जाता है वीड प्रिवेंशन। यहाँ पर पूछा गया वितरण और विस्तार क्या कहलाता है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था इस टर्म को कि वीड प्रिवेंशन होता है इसको रोकना। खरपतवारों को नए क्षेत्रों में वितरण व विस्तार को रोकना क्या कहलाता है? तो रोकना याद रखिए वीड प्रिवेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वीड प्रिवेंशन कहलाता है। मतलब हम याद रखिए जो खरपतवार है उसे नए क्षेत्रों में जाने से ही पहले रोक रहे हैं, तो उसी को याद रखिए क्या बोलते हैं? वीड प्रिवेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवार का रोकथाम का किस प्रकार का उपाय है। तो याद रखिए अगर हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब ऐसे मेथड को यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं केवल शुद्ध बीज को ही हम ले रहे हैं, तो वो है याद रखिएगा आपका कौन सा? निरोधात्मक उपाय। मतलब हम याद रखिए किसी बीज को फैलने से ही डायरेक्ट रोक रहे हैं, ठीक है। मतलब हम जब बीज ही नहीं डालेंगे खेत में तो उसमें बीज कैसे उग जाएगा? नहीं उगेगा। तो ये मेथड कहलाता है याद रखिए निरोधात्मक उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा मित्र कीट का प्रयोग किस फसल के लिए किया जाता है। तो जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है गाजर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि अकृषि क्षेत्रों में प्राय कौन से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए जहाँ पर खेती नहीं की जाती है वो क्षेत्र होते हैं अकृषि क्षेत्र, और वहाँ पर मुख्यतः याद रखिए अवर्णात्मक शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। अवर्णात्मक शाकनाशी का मतलब है याद रखिएगा कि वे हर्बिसाइड, ठीक है, वे हर्बिसाइड जो क्या करते हैं संपूर्ण पादपों को नष्ट कर देते हैं। मतलब जिस पर भी अगर आप उसका छिड़काव करोगे, चाहे वो आपकी फसल भी हो सकती है, वो खरपतवार भी हो सकता है, वो कोई सा भी पौधा हो सकता है, लेकिन अगर आपने अवर्णात्मक शाकनाशी का छिड़काव कर दिया तो वो उसे संपूर्ण रूप से नष्ट
कर देगा। लेकिन वर्णात्मक क्या होते हैं, केवल याद रखिए जिस पर आप छिड़काव करोगे केवल उसी को नष्ट करेगा, उसे हम बोलते हैं वर्णात्मक। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। आपको डेफिनेशन तौर पर ये पूछा जा सकता है, अवर्णात्मक का मतलब है संपूर्ण पौधों को नष्ट करना और केवल सिलेक्टेड पौधों को ही नष्ट करना क्या कहलाता है, वर्णात्मक शाकनाशी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि स्टाम्प M34 जिसे हम बोलते हैं प्रोपेनिल, तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किस फसल में किया जाता है, तो धान फसल में किया जाता है। धान फसल की बुआई के याद रखिए 6 से 8 दिन बाद में प्रोपेनिल स्टाम्प M34 का प्रयोग धान फसल में कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे 100%, मतलब 100% आनुवंशिक शुद्धता कौन से बीज में होती है, तो याद रखिए जो 100% आनुवंशिक शुद्धता है ये मूल केंद्रक बीज और प्रजनक बीज दोनों में होती है। मूल केंद्रक बीज और प्रजनक बीज इन दोनों में ही 100% शुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में प्रमाणीकृत बीजों का वितरण कौन करता है, तो RSSC, मतलब ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब फुल फॉर्म क्या होगी, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जो कि जयपुर में स्थित है, यही क्या करती है, याद रखिएगा कि राजस्थान में जितने भी किसान हैं उनको प्रमाणित बीज का वितरण करती है। ठीक है, किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है, प्रमाणित बीज दिया जाता है जिस पर नीले कलर का टैग लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक बीज दिलाने वाली संस्था कौन सी है, तो अभी हमने बात की, याद रखिए किसानों को या फिर सर्वाधिक बीज कौन प्रोवाइड कराती है किसानों को, RSSC, मतलब राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किसानों को बीज निगम और पंजीकृत संस्था द्वारा कौन सा बीज दिया जाता है, तो याद रखिएगा अगर आपको संस्था पूछे तो संस्था में डायरेक्ट याद रखिए RSSC जो कि जयपुर में स्थित है, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा किसानों को बीज दिया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछता है कौन सा बीज दिया जाता है, तो कौन सा बीज दिया जाता है, याद रखिए प्रमाणित बीज दिया जाता है। और यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन पूछाता है कि ऐसा कौन सा बीज है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है, तो वो भी याद रखिएगा प्रमाणित बीज ही होता है। ठीक है, याद रखना। और बात कर चुके हैं टैग की, नीला कलर होता है जैसे हमारा पेन का कलर है, वही उसका टैग का कलर होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे क्योंकि फिर शाम को हमारी क्लास रहेगी मॉडल पेपर्स की, तो मॉडल पेपर अटेंड ज़रूर करें ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, और टाइम की टेंशन मत लेना, याद रखिएगा हम लगभग 20 से 30 मिनट में लगभग 60 क्वेश्चन करेंगे। तो टाइम वेस्ट करने से सही है आप 10 मिनट क्लास ले लीजिए ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस हो जाए। 60 क्वेश्चन के साथ साथ हम लगभग 100 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन तो केवल होते ही हैं जो कि डायरेक्ट आपको बताए जाते हैं, इनडायरेक्ट रूप में याद रखिएगा उन क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको सोल्व करवाए जाते हैं। तो याद रखिए एक बार आप क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ फिर, जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।